हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्रुति। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शी इज़ द वन का एपिसोड नंबर 22 इन हिंदी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए तो अब हम शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 22 इन हिंदी। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ जिनशन एक धागे पर लिखा हुआ योयो का नाम दिखता है और उसके पीछे लिखा हुआ जो दूसरा नाम होता है वो शिज़ू का होता है। तो वो योयो पर गुस्सा करता है और वो उससे बोलता है कि मुझे एक्सप्लेन करो ये सब क्या है, तुमने मुझे धोखा दिया है। योयो से कहते हैं कि ये तो तब की बात है जब मैं बहुत छोटी थी, तब मैंने ये सब लिखा हुआ था, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। जिनशन कहता है मुझे नहीं पता, अब तुम एक काम करो, तुम एक और धागा बनाओ जिस पर मेरा और अपना नाम लिखो और एक उस पर बहुत ही अच्छा सुंदर सा कोड भी लिखो। फिर योयो जिनशन के लिए एक बहुत ही अच्छा सा नोट बनाती है जिसमें वो लिखती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी तुमसे हो जाए जल्दी से और मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। और फिर वो उस नोट को उस मंडप में टांग देती है। फिर वो दोनों दोबारा उस ब्रिज पर आते हैं जहाँ वो पहले खड़े थे। फिर जिनशन योयो के हाथ को अपने कोट की जेब में डालता है और एक रिंग को बाहर निकालता है और वो यान को प्रपोज करता है कि मुझे नहीं पता था जब मैं तुमसे मिला था कि तुम कौन हो, पर अब मुझे पता है कि अब जब मैं तुमसे मिला हूँ तो अब मैं बिल्कुल चेंज हो गया हूँ, पर मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम्हारी नादानियों को भी। तुमने मुझे रियलाइज़ कराया कि ज़िंदगी कैसी होती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए मेरा हाथ पकड़ लो और हम दोनों साथ रहें। फिर जिनशन घुटनों पर बैठकर योयो को प्रपोज करता है और उसे वो रिंग पहना देता है। योयो वो रिंग पहनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर जिनशन योयो से कहते हैं कि चलो हम दादाजी से मिलते हैं और मैं सही तरीके से तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। फिर योयो भी जिनशन से कहती है कि भविष्य में जो भी होगा हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। फिर जिनशन और योयो आपस में गले मिलते हैं। फिर जिनशन अपने दादाजी के घर जाता है और दादाजी से कहता है कि दादाजी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो फिर दादाजी भी कहते हैं कि हाँ मैं भी तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इतने में येशिया वहाँ आ जाती है। दादाजी उसे कहते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप को ख़त्म करने का अच्छा तरीका ये है कि एक नई शुरुआत की जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम येशिया के साथ अपनी नई शुरुआत करो और वो हमारे साथ वैसे भी हमारा प्रोजेक्ट कर रही है, तो तुम दोनों आपस में मिलकर बहुत ही एक अच्छे कपल बनोगे, बहुत ही अच्छा रिश्ता तुम्हारा रहेगा। तो वो दादाजी से कहते हैं कि दादाजी आपने ही हमारा रिश्ता पहले ख़त्म किया था और अब आप ही चाहते हैं कि मैं योयो के साथ भी अपना रिश्ता ख़त्म कर दूं और अब येशिया के साथ हो जाऊं। तो दादाजी कहते हैं कि पहले की बात और थी, अब बात कुछ और है, अब ये लड़की तुम्हारे लायक है। तो वो दादाजी से बोलता है कि दादाजी आपने हमें अपनी कठपुतली समझ रखा है क्या। और वो दादाजी पर गुस्सा करने ही वाला होता है कि येशिया उसे रोक लेती है और येशिया उसे कहते हैं कि चलो बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर जिनशन बाहर आकर येशिया से कहते हैं कि तुम क्या चाहती हो। येशिया उसे कहती है कि मुझे बस पैसा चाहिए। जिनशन उसे कहते हैं कि क्या ये तुम क्या बोल रही हो। येशिया उसे कहती है कि मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ बिजनेस पार्टनर बन जाओ और हमारे सारे इवेंट्स करो और ताकि मुझे उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं ग्रैंडपा को बोल दूँगी कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर जिनशन भी तैयार हो जाता है और वो दोनों हाथ मिलाते हैं। इधर गेगी योयो के लिए कुछ खाना बनाता है जिसे खाने से पहले ही योयो को वॉमिट आने लगती है। तो गेगी उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि इस बार तुम सच में प्रेग्नेंट हो। योयो कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। गेगी कहते हैं कि मैंने ये सब ड्रामा में देखा है, ऐसा ही होता है। इतने में जिनशन वहाँ आ जाता है और योयो से पूछते हैं कि तुमने दादाजी को सब कुछ बता दिया। जिनशन कहता है कि मुझे चांस ही नहीं मिला ये सब बताने का। उससे पहले दादाजी ही बोल पड़े कि तुम येशिया के साथ मिल जाओ और उसके साथ अपनी रिलेशन आगे बढ़ाओ। पर मैंने येशिया को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम दोनों जो साथ रहेंगे वो सिर्फ बिजनेस पार्टनर्स की तरह रहेंगे और हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं रहेगा। फिर ये कहते हैं कि मेरी किस्मत भी कैसी है, जन्म के होते ही मुझे अलग होना हुआ तो अब शादी होती ही मुझे अपने पति से भी अलग होना पड़ेगा। जिनशन उसे कहता है कि इस बार तो मैं दादाजी को बताकर ही रहूँगा, अगर वो नहीं माने तो चाहे वो मुझे अपनी फैमिली से ही क्यों ना अलग कर दे, मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। तो योरी कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ कि तुम्हें घर से बाहर निकाला गया तो मेरा रेस्टोरेंट है ना जो हम दोनों को संभाल लेगा। इधर वेनलिंग भी एक बार में बैठकर शराब पी रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि युआनसिया अभी उसे अब नहीं मिल रही है। युआनसिया के जाने के बाद उसके डॉक्टर ने वेनलिंग को फ़ोन लगाया होता है और उसके साथ बैठकर वो डिस्कस करता है कि युआनसिया ने क्या तुम्हें बताया नहीं कि वो प्रेग्नेंट है। और वह यह सुनकर हैरान हो जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि युआनसिया प्रेग्नेंट है और वो कहीं भी नहीं मिल रही है। इतने में शुजे उस बार में आ जाता है। फिर शुजे से पूछता है कि तुम दोनों मिले ही कैसे। तो वेनलिंग अपनी पहली मुलाकात को याद करने लगता है कि जब वो दोनों एक बिज़नेस के मामले में बिज़नेस की वजह से एक दूसरे से मिले थे।
फिर शुजे कहता है कि मैं अब की बार सिया से मिलकर उससे माफ़ी मांगूंगा, मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी से मिल जाए। तो फिर वेनलिंग कहते हैं कि आखिरकार हम दोनों का मोटिव फाइनली एक हो ही गया, युआन सिया को ढूंढना। इधर जिनशन भी येशो और अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ मीटिंग करता है, उनके साथ डिनर करता है। फिर वो जैसे ही जाने लगता है वो येशो को भी घर पर ड्रॉप करने के लिए अपनी गाड़ी में बिठाता है और इधर कोई उन दोनों की तस्वीरें ले लेता है और मीडिया में ये खबर फैल जाती है कि जिनशन और येशो का कुछ चक्कर चल रहा है। तो फिर येशो इस बात को क्लियर करती है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, पर वो ये भी कहती है कि अभी तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, पर हो सकता है कि आगे जाके हमारा रिश्ता कुछ और भी बन जाए। फिर जिनशन ये खबर सुनकर रेस्टोरेंट में पहुंचता है। उसे लगता है कि योयो बहुत उदास हो रही होगी, योयो को बहुत गुस्सा आ रहा होगा, पर होता है इसका अपोजिट ही है। योयो रेस्टोरेंट में बैठकर उस न्यूज़ को देखकर बहुत ही हंस रही होती है। जिनशन उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। योयो कहते हैं कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, देखो तो तुम ये न्यूज़ को कितना बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। ये देखो, ये कह रहे हैं कि मैं कितनी घटिया इंसान हूँ कि मैंने यीशुआ को रिप्लेस कर दिया तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारे पैसों को पाने के लिए। लोगों ने उस न्यूज़ के ऊपर और भी ज़्यादा मीम्स बना दिए होते हैं। उन्होंने लिखा होता है कि यीशु और जिनशन का एक लव चाइल्ड भी है जो कि 3 साल का हो गया है। जिनशन कहता है मुझे लगा कि तुम्हें ये सब देख के जेलसी फील हो रही होगी, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। तो योयो से मजाक में कहते हैं कि क्या तुम्हारा सच में कोई बच्चा है यीशु के साथ। इतने में जिनशन के पास किसी का फ़ोन आता है जो उसे बताता है कि आपकी कंपनी के स्टॉक्स एकदम से गिर रहे हैं। फिर जिनशन यीशु के पास आकर बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन हरकतों से मेरा और योयो का रिश्ता टूट जाएगा। यीशु से कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा कुछ इस वजह से नहीं किया, तुमने बहुत ज़्यादा ही अपने आप को ऊंचा समझ लिया है। फिर जिनशन कहते हैं कि तुमने ये सब इसलिए किया है ताकि मेरी कंपनी के शेयर्स का भाव नीचे आ जाए। क्या अब तुम मेरे दादाजी के खिलाफ भी कोई षड्यंत्र रच रही हो। इतने में जिनशन के दादाजी का फ़ोन उसके फ़ोन पर आता है और वो उसे ऑफिस आने के लिए कहते हैं। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचते तो दादाजी उसे डांट लगाते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें पता भी है हमारे शेयर्स का रेट 3 रुपये से गिर गया है और हमें कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो दादाजी से कहता है ये भी आपकी वजह से ही हुआ है, आपने ही मेरी लाइफ से रियान चेक को हटाया और यीशु को लेकर आए। फिर जिनशन और उसके दादाजी की बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है और जिनशन के दादाजी उसे कहते हैं कि तुम आज से मेरे पोते नहीं हो और मैं तुम्हें अपनी सारी जायदाद से दखल करता हूँ और तुम मेरा घर भी खाली कर दो जिसमें तुम अभी रह रहे हो। जिनशन कहता है ठीक है, मैं आज ही चला जाऊंगा। फिर जिनशन और योयो रात को घर छोड़ देते हैं और योयो ने कहते हैं कि क्या तुम सच में नहीं रुक सकते, दादाजी को मना नहीं सकते। तो जिनशन उनसे कहते हैं कि दादाजी नहीं मानेंगे और इस बार हमें ऐसा करना ही होगा ताकि इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकल सके। और ये कहकर युआन योयो और जिनशन वहाँ से चले जाते हैं। फिर जिनशन और योयो एक रेस्टोरेंट में एक होटल में पहुंचते हैं। वो एक होटल का रूम लेते हैं। इतने में वहाँ की एक लेडी आती है और उन्हें बताती हैं कि जिनशन आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है, आप यहाँ नहीं रह सकते। तो उसे पता चलता है कि उसका क्रेडिट कार्ड दादाजी ने ब्लॉक कर दिया है। फिर जिनशन और योयो दोबारा सड़क पर आ जाते हैं। फिर योयो जिनशन को दिखाते हैं कि उसके पास कुछ पैसे हैं तो वो थोड़े दिन रहकर और वो थोड़े दिन एक किसी होटल में रुक सकते हैं। तो वो दोनों किसी एक होटल में जाते हैं और एक रूम ले लेते हैं और दोनों वहाँ रहते हैं। इतने में शुजे भी वहाँ आ जाता है और वो जिनशन से बोलता है कि मैं युआन योयो से बात करना चाहता हूँ और उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जिनशन उसे बताता है कि योयो को युआनसे के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम उसे युआनसे के बारे में कुछ भी बताओ। पर शुजे से कहते हैं वो उसकी बहन, उसे जानने का पूरा अधिकार है। जिनशन उसे कहता है कि अगर उसे पता चला तो इससे हमारी फैमिली भी खतरे में आ जाएगी और यान्स को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम अभी उसे कुछ मत बताओ, हम इस प्रॉब्लम को जल्दी ही सॉल्व कर लेंगे। इतने में योयो बाहर आ जाती है। जिनशन एक्टिंग करते हुए शुजे को कहता है कि हमारे यहाँ पर रहने में प्रॉब्लम ही क्या है, तो हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर रह लेंगे। फिर योयो भी उसे कहते हैं कि हाँ शुजे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से यहाँ पे हैं, तुम चिंता मत करो। फिर शुजे उन्हें ठीक है कह के वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन योयो और जिनशन हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि योयो सच में प्रेग्नेंट है। तो डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि मैं तो तुम्हें शुरू से ही कह रहा था कि योयो प्रेग्नेंट है, पर तुम मेरी बात ही नहीं माने। तो उन्हें कहते हैं कि तुम्हें अच्छे से रेस्ट करना चाहिए और अपना पूरा ध्यान रखना चाहिए। जिनशन और योयो ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही डॉक्टर उन्हें बिल देता है तो उसका अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होता है और उसकी वजह से योयो की लगभग सारी सेविंग ख़त्म ही हो जाती है। जिनशन सोचता है कि इस खुशी को उसे दादाजी को बताना चाहिए। जैसे ही वो दादाजी को फ़ोन लगाता है, उसका फ़ोन दादाजी का फ़ोन वैन लेंगे उठाता है, क्योंकि दादाजी को उस टाइम
हॉस्पिटल में रखा गया होता है और दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब ही होती है। वेन लेंगे दादाजी के फ़ोन का कोई आंसर नहीं देता है। जिनशन और योयो को लगता है कि दादाजी अभी भी नाराज़ हैं, इसलिए वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। जिनशन और योयो जैसे अपने होटल के कमरे में बैठे होते हैं, वो देखते हैं कि शुजे वहाँ हैं और शुजे से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो। फिर वो उन दोनों को अपने घर पर ले जाता है और उन्हें एक रूम दिखाता है जिसमें एक सिंगल बेड होता है। तो जिनशन उससे पहले बोलता है कि क्या तुम मुझे सिंगल बेड पर सोते हो? वो कहता है मैं अकेला रहता हूँ तो मेरे लिए सिंगल बेड काफ़ी है, इसलिए मुझे डबल बेड की ज़रूरत ही नहीं। इधर वैन लेंगे हॉस्पिटल के बेड के बाहर खड़ा होता है और डॉक्टर उसे आकर बताता है कि दादाजी की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, वो अभी भी कोमा में है काफ़ी दिन से। उन्हें जो हार्ट अटैक आया था उनकी वजह से उन्हें और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। वैन लेंगे ये सुनकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर वैन लेंगे दादाजी के पास जाता है और वो याद करता है कि उसकी और दादाजी की लास्ट क्या बात हुई थी। दादाजी को पता चल जाता है कि जो उनकी कंपनी के शेयर्स गिर रहे हैं उनके पीछे वैन लेंगे का हाथ है और वैन लेंगे इस बात को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि हाँ, आपकी कंपनी के शेयर्स नीचे गिरने में मेरा ही हाथ है, क्योंकि आपने मुझे युआन सिया से मिलने नहीं दिया है, आपने युआन सिया को कहीं छुपा दिया है। आपको पता है कि मैं युआन सिया से कितना प्यार करता हूँ। फिर दादाजी कहते हैं तुम भी अपने बाप की तरह नकारा हो, इमोशनल हो। फिर वैन लेंगे कहते हैं कि हाँ, हम सब इमोशनल हैं क्योंकि हम इंसान हैं और हम सब आपकी तरह नहीं है। जो सिर्फ अपने काम से काम रखता है उसे दूसरों के इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। फिर वो अपने दादाजी से कहते हैं कि आज से WPS कॉरपोरेशन का इंचार्ज मैं रहूँगा, आप रिटायर हो सकते हैं। ये कहकर वो जैसे ही जाता है तो उसके पीछे से दादाजी को हार्ट अटैक आ जाता है। फिर वो दादाजी को हॉस्पिटल में ले आता है और तब से ही दादाजी कोमा में होते हैं हार्ट अटैक की वजह से। इतने में ही वैन लेंगे के पास जिनशन का फ़ोन आता है, पर वो फ़ोन को कोई जवाब नहीं देता और ये सोचता है कि मैं उसे किस तरह से बताऊंगा। इधर जिनशन योयो को एक सिंगल बेड पर सुला देता है क्योंकि उस घर में एक ही बेड होता है और वो खुद जाकर बाहर सोफ़ा पर सोने लगता है। जैसे ही वो सोने लगता है शुजे उसकी जगह ले लेता है। फिर फाइनली जिनशन को नीचे सोना पड़ता है और शुजे सोफ़ा पर सो जाता है। पर जैसे ही सुबह उठती है शुजे भी जिनशन के साथ एक ही कंबल में नीचे सोया होता है और जैसे ही योयो उठती है और देखती है कि वो दोनों साथ में हैं, वो बहुत हैरान हो जाती है और उनसे बोलते हैं कि तुम दोनों ने रात में एक साथ क्या किया। वो दोनों उठते हैं और एक दूसरे को बड़े ही अजीब तरीके से देखते हैं और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।